नमस्कार। आज़ाद सिपाही के हेल्थ इज़ वेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर फिजिशियन डॉक्टर मयंक प्रियरंजन। आज हम इनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिकॉशन। वेलकम डॉक्टर। आज हम जानेंगे पोस्ट कोविड यानी कोरोना के बाद पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। जी, पेशेंट्स अक्सर कोविड के बाद जब डिस्चार्ज होते हैं तो कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। जैसे कि सबसे कॉमन जो दिक्कत है वो उनको थकान की रहती है, उसको हम फटीग कहते हैं बेसिकली। पेशेंट अक्सर बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे करते हैं। एवरेज स्टे हमने देखा है कि डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट 10 डेज से लेके मैक्सिमम 40-45 डेज तक भी लोगों का गया हुआ है, जो बहुत क्रिटिकल स्टेज में आएगा। तो ऐसे स्टेज में बिकॉज ऑफ वेरियस मेडिकेशंस एंड बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, तो उसकी वजह से पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद भी काफ़ी थकान फील होता है। सेकेंड थिंग, इनको सांस की दिक्कत उस टाइम पे भी रहती है, थोड़ी बहुत दिक्कत। अक्सर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का डिस्चार्ज के बाद 95% से ऊपर ही आता है, बट चूँकि लंग्स में कोविड के बाद देखा गया कि सिकुड़ेंसी आ जाती है, उसको हम पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस कहते हैं। तो उसकी वजह से लोगों को अक्सर सांस का थोड़ा बहुत दिक्कत फील होता है। पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जैसे हम पहले जो हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी थी या जैसे हम आराम से चल फिर पाते थे, अब वैसा हमें फील नहीं हो रहा है। तीसरी दिक्कत जो उनको फेस करना पड़ता है वो है कि बहुत लोग जो होते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन बहुत फील होता है, थोड़े सदमे में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, या फिर वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे लोग वो मास्क और पीपी किट पहन के पूरे दिन घूमते रहते हैं, तो उनको अपने लव्ड वन से मिल नहीं पाते हैं, बात तो फ़ोन पे कर पाते हैं, फैमिली को देख नहीं पाते हैं। तो इन सब इश्यूज़ की वजह से एक थोड़ा डर सा रहता है कि इतने लंबे टाइम तक जो ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह जाए तो थोड़ा डर सा रह जाता है उनको। प्लस ये भी थोड़ा डर रहता है कि दोबारा कहीं मुझे ऐसी बीमारी ना हो जाए और दोबारा मुझे इतने दिन तक हॉस्पिटल में ना रहना पड़े। एक ये इशू उनके पास कॉमनली रहता है। और फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन जो होता है वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। बहुत लंबे टाइम तक उनकी दवाइयाँ यहाँ पे चलती रहती हैं हॉस्पिटल स्टे में। सर, जैसा आपने बताया कि दवाइयों के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट फेस करने पड़ते हैं, तो क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिनको कोरोना हो जाता है? इतनी सारी जो मेडिसिन चलती हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? अक्सर जो पेशेंट कोविड में रहते हैं तो कोरोना की दवाई जो कॉमनली दी जाती है यहाँ पे, जैसे कि रेमडेसिविर नाम की दवाई, ये सब दी जाती है। उसके अलावा सेकेंडरी निमोनिया से बचने के लिए बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो उन एंटीबायोटिक्स की वजह से पेशेंट का जो पेट का जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो गट के जो आंतों के इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं और हम नॉर्मल जो हमारा दिनचर्या होता है, जो स्टूल पास करते हैं, उसमें जो हेल्प करते हैं, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्चार्ज के बाद ही पेशेंट को कुछ हल्के फुल्के एंटीबायोटिक पे डिस्चार्ज करना पड़ता है या बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं। तो उसकी वजह से पेट का जो अपसेट है बेसिकली, जैसे कि ज़्यादा एसिडिटी होना, गैस ज़्यादा पास होना, लैट्रिन ठीक से नहीं होना, ये सब कॉमन दिक्कतें जो है ये पेशेंट जनरली फेस करते हैं। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाई के, जैसे कि एक पर्टिकुलर दवाई है जो आजकल पोस्ट कोविड में काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, परफेनिडोन नाम की दवाई, जो पोस्ट कोविड लंग जो सिकुड़न होती है उसको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हम कहते हैं। तो उसके प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, उसको थमने के लिए हम दवाई दी जाती है परफेनिडोन नाम की। तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि लिवर एंजाइम्स कभी कभी एलिवेट हो सकते हैं उसकी वजह से। तो उससे बचने के लिए ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब भी वो दवाई स्टार्ट करें तो हम लिवर एंड किडनी फंक्शन वो पहले से हम करा लें और लिवर एंजाइम्स हम देख लें। और पेशेंट को हम रेगुलरली बोलते रहते हैं कि अब जब भी नेक्स्ट विजिट पे आएँ तो जो लिवर एंजाइम्स होते हैं SGOT SGPT वो करा के आएँ, और उसको मॉनिटर करते करते ही हम वो दवाई को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे किसी को थोड़ी उल्टी की शिकायत रहती है इन सब मेडिकेशंस की वजह से ही। तो उन सब के लिए सबसे पहली बात तो एक थोड़ा मैं आश्वासन देना होता है कि ये दवाइयाँ कुछ टाइम तक चलेंगी और विद टाइम ये चला जाएगा। और फिर उनसे बचने के लिए कुछ एंटासिड्स दवाइयाँ होती है या कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ दवाइयाँ होती है वो दी जाती है। तो मोस्ट कॉमनली यही सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है पेशेंट्स में। सर, इसके लिए कोई एक्सरसाइज या कुछ जो इससे रिलेट करता हो, जो इसको रिकवर करने में हेल्पफुल हो? देखिए, इन जनरल
इन जनरल कोविड में जब पेशेंट एडमिट भी रहते हैं तो हम फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ा प्रमोट करते हैं कि पेशेंट अपने बॉडी का मूवमेंट जितना ज़्यादा रखे उतना हमारे लिए थोड़ा अच्छा है, ताकि इससे ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लंग्स में वो बराबर रह सके। सिमिलरली जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हैं वो हम एडवाइस करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में तो जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे कि आप एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा रखिए बॉडी का, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं बिना आपका सांस फूले हुए, आप जितना बहुत वॉक कर सकते हैं वॉक कीजिए। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज जो हैं, जैसे कि हम कहते हैं उनको कि आप जैसे घंटे 2 घंटे पे आप करवट अपना बदलते रहें और पेट के बल लेट जाया करें, जैसे प्रोन पोजिशनिंग कहते हैं। तो ये हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे ऐसा करने से जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लंग्स में एक प्रॉपर मात्रा में रहता है और लंग्स के हर एरिया में ऑक्सीजन का प्रॉपर प्रवाह रहता है उसमें। सेकेंड थिंग कि हम एक इंसेंटिव स्पायरोमेट्री नाम का एक एक्सरसाइज होता है, बेसिकली लंग्स का एक्सरसाइज होता है, जिसमें कि कॉमन शब्दों में कहें तो गेंद फुलाने वाला एक्सरसाइज कहते हैं उसमें। जिसमें एक स्पायरोमीटर होता है, इसमें 3 गेंदें होती हैं, उसको आप फूंकते भी हैं और सांस खींचते भी हैं। तो इनिशियली जब पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं तो कभी कभी 1 या 2 बॉल फुला पाते हैं, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी उनकी बढ़ती है तो 3-3 बॉल तक वो ऊपर फुला पाते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ 2 एक्सरसाइज हो गए। और एक जनरल एक्सरसाइज में तो हम कहते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम रखो जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। जो हमने जाना अभी कि क्या क्या एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं पेशेंट को, इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन और रख सकते हैं जिन्हें मतलब कोविड ठीक हो गया है दोबारा ना हो, जो डर बना रहता है, क्या प्रिकॉशन रखें कि उन्हें ये सारी प्रॉब्लम फिर से ना फेस करनी पड़े? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंट को एश्योर करना पड़ेगा कि ये जो भी दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं पोस्ट कोविड के बाद। कोविड एक बेसिकली टाइम रिलेटेड डिजीज़ है और टाइम के साथ ये अच्छा हो जाना है। मैक्सिमम 99% ऑफ इश्यूज जो पेशेंट फेस करते हैं वो विद ईच पासिंग टाइम, विद ईच पासिंग डे, विद ईच पासिंग वीक वो इम्प्रूव कर जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट के रिलेटिव्स जो उनको अटेंड करें, उनके अटेंडेंट्स और डॉक्टर्स को भी एश्योर करना पड़ेगा कि ये एक टाइम रिलेटेड डिजीज़ है और टाइम के साथ आप डेफिनेटली इम्प्रूव कर जाएंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक प्रिकॉशंस रखना होता है, क्योंकि कोविड के बाद पेशेंट का जो लंग होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बहुत पेशेंट्स में काफ़ी एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस भी डेवलप कर जाती है। जो फाइब्रोसिस का मतलब सिकुड़न कह लीजिए उसको आसान भाषा में, जो सिकुड़न डेवलप कर जाती है तो दे आर प्रोन टू लंग इन्फेक्शन। रिकरेंट या सेकेंडरी निमोनिया कह लीजिए, उससे वो पेशेंट प्रोन होते हैं। एक नॉर्मल आदमी आसानी से निमोनिया कैच नहीं करता, लेकिन उनका जो लंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और वो निमोनिया कैच कर सकते हैं। तो हमें इनको एडवाइस करना चाहिए कि ये क्राउडेड प्लेसेस को डेफिनेटली वो अवॉइड करें इनिशियली, एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स, जब तक वो थोड़ा सा उनका लंग कॉम्प्रोमाइज़ है। उस टाइम अपने क्राउडेड प्लेसेस को वो बिल्कुल अवॉइड करें, ताकि दूसरों का जो खांसी का कोई बैक्टीरिया है या टीबी है वो उनको कैचअप आसानी से ना कर पाए। सेकेंड थिंग है ये है कि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर दिए क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करना पड़ रहा है। जैसे थकान का इशू रहता है और कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सांस फूलने की दिक्कत रहती है। तो इनके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जैसा कि कुछ एक्सरसाइज अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि वो पेशेंट करते रहें। तो जो पुराने प्रॉब्लम्स जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज हमने बताया वो एक डेफिनेटली वो करना है, जो 2 स्पेसिफिक एक्सरसाइज हमने बताया। उसके अलावा एक जनरल एक्टिविटी हमें प्रमोट करना है पेशेंट के द्वारा, कि अपने बॉडी को वो फिज़िकली जितना एक्टिव रखें उतना ही ज़्यादा उनका धीरे धीरे एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा उनका लंग भी एक्सपैंड करेगा और उतना ही ज़्यादा उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी टाइम से बढ़ेगा और फिर एक जनरल वेलबींग उनकी प्रमोट होगी। तो हमें ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी इसको कहते हैं कि आप टाइम के साथ अपने कैपेसिटी के अनुसार आप अपने एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाइए। अगर कोई पेशेंट चल पाते हैं तो थोड़ा फास्ट चलने कहते हैं, उसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। अगर कोई पेशेंट थोड़ा फास्ट वॉक कर पाते हैं तो हम थोड़ा सा और उनको स्टेप अप करने कहते हैं कि आप स्टेयर्स क्लाइंब कीजिए या थोड़ा और फास्ट वॉक कीजिए या अपना जो डिस्टेंस ऑफ वॉकिंग है वो बढ़ाइए। दूसरी बात है कि जो डिप्रेशन वगैरह का इश्यूज़ रहता है पेशेंट में, तो अगेन इसमें एश्योरेंस और फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें उन्हें एश्योर करना पड़ेगा कि एक बार जैसे कोविड हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी कुछ टाइम तक रहती है। एग्जैक्टली कितना टाइम तक रहता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, डाटा बहुत वेरी करते हैं इसके रिगार्डिंग। इनिशियली कहा जाता था कि 3-4 मंथ्स रहता है, अभी कहते हैं कि शायद 7-8 मंथ्स भी रहता है उसका इम्यूनिटी।
बट एक पार्शियल इम्यूनिटी कहा जाता है कि पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है। तो एश्योरेंस हमें देना चाहिए कि अब ये हुआ है तो दोबारा आपको होने के चांसेस कम हैं। दूसरी बात है कि हमें उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा आश्वासन देना पड़ेगा कि ये जो सारी दिक्कतें हैं आपकी, जो आप साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर रहे हैं, वो सब टाइम के साथ चली जाएंगी, फिर दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी और धीरे धीरे विल रिज्यूम ए वेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये सब करते करते पेशेंट जनरली ये टाइम जैसे जैसे बीतता है तो पेशेंट खुद भी समझ जाते हैं कि हाँ अब चीज़ें चूँकि हमारी ठीक हो रही है तो हाँ वी विल बी ओके। तो एक एश्योरेंस टाइम के साथ पेशेंट में एक अपने आप आ भी जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एज वेल एज जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत मायने रखता है। आज हमने पोस्ट कोविड और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जाना, साथ ही हमें पता चला कि इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज ज़रूरी है, कुछ मेडिसिन चलेगी पर घबराना नहीं है। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि आम लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आज़ाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। साथ ही अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।